नमस्कार। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संगठन एवं व्यवहार को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 100 प्रश्नों को पढ़ चुका है। व्याख्यात्मक हल था ये और उसके आगे हम आज पढ़ेंगे 101 प्रश्न से। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों तथा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। ऑप्शन है राल्फ एशेटन, ऑप्शन बी एल.टी. वाइट, ऑप्शन सी हर्बर्ट मॉरिसन, ऑप्शन डी गोरवाला। तो देखिए, इसमें जो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है एल.डी. वाइट, ऑप्शन बी सही है। एल.डी. वाइट की आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों तथा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। तो ये मत है एल.डी. वाइट का। देखिए, लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी की एक प्रमुख खोज है। वास्तविक रूप में लोक निगम का जन्म 1926 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) की स्थापना के साथ माना जाता है। लोक निगम अपने गठन और कार्य आदि की दृष्टि से सरकारी विभागों के समान होते हैं। इसी संदर्भ में एल.डी. वाइट ने कहा है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्य पद्धतियों या किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। ऑप्शन ए है आगत, जिसको इनपुट कहते हैं, एवं निर्गत, जिसको आउटपुट कहते हैं। कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ऑप्शन बी है कि यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है। ऑप्शन सी है कि यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऑप्शन डी है यह अभाव की राजनीति से संबंधित है। तो देखिए, इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए, आगत या इनपुट एवं निर्गत या आउटपुट के कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है कि आगत और निर्गत कार्यों के विश्लेषणात्मक पद्धति है। ऑप्शन ए सही है। आमंड और पावेल द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल का सुधार करके विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को इस उपागम में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो कौन सा ऐसा कथन है जो हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो वो है ऑप्शन ए, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है। ऑप्शन बी, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है। ऑप्शन सी, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है। ऑप्शन डी, हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो इसमें जो सही कथन है वो है हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन करता है और यही कथन है जो हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऑप्शन डी सही है। हीगल आनुवंशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते। वे मध्य वर्ग से नौकरशाही के लिए ऐसे लोगों के चयन का समर्थन करते हैं जो योग्य हैं। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी भी राजा के स्तंभ हैं। हीगल के अनुसार नौकरशाही के लिए ज्ञान और योग्यता की प्रामाणिकता आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वो है राजस्व जुटाना। ऑप्शन बी, विधि और व्यवस्था। ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण। ऑप्शन डी, सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो देखिए, इसमें जो सही है वो है विधि और व्यवस्था। ऑप्शन बी सही है। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास संबंधी तथा उन्नत संबंधी कार्यों के लिए विधि एवं व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। नेक्स्ट है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। ऑप्शन ए है कारोबारी दक्षता। ऑप्शन बी है नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता। ऑप्शन सी है प्रशासन में लोगों की सहभागिता। ऑप्शन डी है सार्वजनिक जवाबदेहिता।
का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो देखिए वो जो है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ऑप्शन डी सही है। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करने की चेष्टा करता है। आधुनिक युग में लोक निगमों का जन्म राज्य द्वारा आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। इनका उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक कार्यों को व्यापारिक ढंग से करना है। यह सरकारी व्यवस्था में निजी उद्योगों की खूबियों को लाने का और जनहित के लिए उसका लाभ उठाने का सुंदर प्रयास है। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया जा सकता है और साथ ही इसमें लचीलापन, व्यापारिक क्षमता तथा नए परीक्षण का अधिक अवसर रहता है। नेक्स्ट है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? तो वह हुई है, ऑप्शन ए है गोरवाला रिपोर्ट, ऑप्शन बी है संथानम रिपोर्ट, ऑप्शन सी है एपेल्बी रिपोर्ट और ऑप्शन डी है आयंगर रिपोर्ट। तो वो है एपेल्बी रिपोर्ट। ऑप्शन सी सही है। एपेल्बी रिपोर्ट के आधार पर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई है। वर्ष 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान डीन पॉल एपेल्बी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी। उनकी अनुशंसा के अनुसार 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा सरकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की? तो अभी हमने देखा कि पॉल एच एपेल्बी रिपोर्ट, ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर पॉल एपेल्बी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सन 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। सन 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत में एपेल्बी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित के सुधार करने के लिए। ऑप्शन ए है कैबिनेट प्रणाली, ऑप्शन बी है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी है आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान, ऑप्शन डी है भारतीय प्रशासन। तो इसमें जो सही है वो है भारतीय प्रशासन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो वो ऑप्शन ए है जिलाधीश, ऑप्शन बी है पुलिस कप्तान, ऑप्शन सी है राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो वो है जिलाधीश। जिलाधीश की देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य संबंधित कर्तव्य हैं पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता की निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई आदि। नेक्स्ट है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो यह होता है, ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का, ऑप्शन बी है पुलिस अधीक्षक का, ऑप्शन सी है जिले के संसद के सदस्य का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें है ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधिकारी का। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर समन्वय नियंत्रण जिलाधिकारी का होता है। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर समन्वय नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है और उस सामर्थ्य में
पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है और वह उसकी दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? तो कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? डलहौजी ने, कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग ने या रिपेन ने? तो वह किया था वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर के पद का सृजन भारत में। ऑप्शन सी सही है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन वर्ष 1972 में वारेन हेस्टिंग ने किया। भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया। लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ, वह विदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मैंगलोर में है या मसूरी में है? तो यह मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी स्थित है, तो मसूरी में अभी हमने देखा। भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? अभी हमने देखा मसूरी में। कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। भारत में लोक सेवाओं के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कॉलेज हैदराबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नागपुर में है। नेक्स्ट है, आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए है केपीएससी, ऑप्शन बी है बीपीएससी, ऑप्शन सी है यूपीएससी, ऑप्शन सी है एमपीएससी। तो इसमें सी है यूपीएससी। आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी है यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के योग्य उम्मीदवारों का चयन, प्रशिक्षण, अनुशासन एवं पदोन्नति संबंधी वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज स्थित है। तो प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में या कोचीन में? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1947 में स्थापित प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में स्थित है। इस संस्थान में सरकारी व गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण निम्नलिखित में से किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो वह किया गया है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी वाईबी चौहान, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो इसमें ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किया गया है। 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में इस प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया। इसे 1975 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद हैदराबाद में इसका स्थानांतरण हुआ। लाइन एजेंसी का कार्य है। तो लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कार्य है कार्यान्वित करना। ऑप्शन बी सही है। मुने और रेले ने
सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत स्वीकार किया है। लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक या क्रियात्मक इकाई कहा है। संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है। स्टाफ एजेंसी इनकी सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। नेक्स्ट है बाहर से भर्ती होती है। ऑप्शन से नकारात्मक भर्ती, सकारात्मक भर्ती, प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति भर्ती। तो बाहर से भर्ती होती है प्रत्यक्ष भर्ती, ऑप्शन सी सही है। बाहर से भर्ती को प्रत्यक्ष भर्ती भी कहा जाता है। भर्ती की यह विधि लोकतंत्र के अनुरूप है, क्योंकि इससे सभी योग्य व्यक्ति सार्वजनिक सेवा हेतु चयन के लिए समान अवसर पाते हैं। इससे चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलुरु में या मुंबई में। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या विश्वविद्यालयों में शिक्षणरत व्यक्तियों के लिए संचालित किया जाता है। सामान्यतः केंद्र एवं राज्य सरकारों के उप सचिवों एवं अवर सचिवों की श्रेणी के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? बजट पास करना, कानून लागू करना, चुनाव लड़ना या अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता देना। तो यह है कानून लागू करना। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य है कानून लागू करना, ऑप्शन बी सही है। कानून को लागू करना सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है और सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है। सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होना सिविल सेवक के लिए आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो डाक व तार प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, कानपुर में, शिमला में या सहारनपुर में? तो डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही है। भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1954 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। भारत में वर्तमान में डाक व तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि डलहौजी के समय में ही 1953 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में 16 अप्रैल 1953 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किमी प्रथम रेल चलाई गई थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की और 1922 ईस्वी से इलाहाबाद जो भारत में है एवं लंदन दोनों स्थानों पर 7 सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। तो 1922 ईस्वी से इलाहाबाद जो कि भारत में है और लंदन, तो इलाहाबाद और लंदन दोनों में एक साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है इलाहाबाद के साथ ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर इसके साथ ही सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया गया? तो वह है लंदन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है?
तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो इसमें जो सही है वो है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग CPWD भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है, जबकि नीति आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ अभिकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल समितियां संघ लोक सेवा आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भी भारत में स्टाफ अभिकरण हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो वो है ऑप्शन ए प्रोफेसर रंगराजन, ऑप्शन बी श्री धर्मवीर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सरकारिया, ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। तो वो है वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 रिपोर्ट दी थी और इन सभी 15 रिपोर्टों पर सरकार ने निर्णय ले लिया है और उनके सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन आती है? तो भारतीय पुलिस सेवा जो है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आती है, या कानून मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो देखिए, भारत पुलिस सेवा जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय पुलिस सेवा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है मानव संपदा का व्यापक विस्तार, ऑप्शन सी है संकट प्रबंधन और ऑप्शन डी है शासन में नैतिकता। तो इसमें जो सही है वो है शासन में नैतिकता। ऑप्शन डी सही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन की नैतिकता से संबंधित है। पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी तथा अंतिम या 15वीं रिपोर्ट राज्य के जिला प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? तो वह है ऑप्शन ए लॉर्ड हेवार्ड, ऑप्शन बी रामजे म्योर, ऑप्शन सी हेराल्ड लास्की, ऑप्शन डी सर विलियम बेवरीज। तो वो है लॉर्ड हेवार्ड। नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को लॉर्ड हेवार्ड ने अधिनायक तत्व की संज्ञा दी है। लॉर्ड हेवार्ड ने वर्ष 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द न्यू डिस्पोटिज्म नई तानाशाही में नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि लॉर्ड हेवार्ड 7 जनवरी 1870, 5 मई 1943 यूनाइटेड किंगडम के एक न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उनकी किताब यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक तथा राजनीतिक तूफान का कारण बनी और अत्यधिक विवादास्पद रही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, और ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, ऑप्शन सी है रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, ऑप्शन डी है सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली। तो जो इसमें गलत है वो है रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद। बाकी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी उत्तराखंड में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है,
और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ोदरा में है। नेक्स्ट है एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। तो एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है ऑप्शन ए डगलस मैग्रेगर की वित्तीय प्रबंधन सिद्धांत से, ऑप्शन बी गुलिक के प्रशासन शासन द्वैधवाद से, ऑप्शन सी है अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, और ऑप्शन डी है डगलस मैग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। तो एक्स और वाई का जो संबंध है सिद्धांत का वो ऑप्शन डी डगलस मैग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। ऑप्शन डी सही है। डगलस मैग्रेगर प्रसिद्ध व्यवहारवादी एवं मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने मानव के स्वभाव को दो वर्गों में नकारात्मक और सकारात्मक में बांटा और मानव के नकारात्मक स्वभाव को एक्स सिद्धांत तथा सकारात्मक स्वभाव को वाई सिद्धांत का नाम दिया। एक्स सिद्धांत के अनुसार मनुष्य आलसी, काहिल तथा परंपरावादी होता है और वाई सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों में स्वप्रेरणा, सत्यनिष्ठ एवं सहयोग, आत्मविश्वास तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आदि गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द ह्यूम साइट्स ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में किया गया। नेक्स्ट है किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो वो है ऑप्शन ए टेरी, ऑप्शन बी मैकफार्लैंड, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी रे ए किलियंस। तो वो है रे ए किलियंस का कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ऑप्शन डी सही है। जॉर्ज एवं टेरी के शब्दों में निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार है कि निर्णय में तीन मुख्य अवस्थाओं का समावेश है और निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना और कार्य मार्गों में से चयन करना है। नेक्स्ट है किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। तो यह है मैक्स वेबर का, कार्ल मार्क्स का, साइमन का या लियो ट्राटस्की का। तो ये है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने जोर दिया है कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी बनी रहेगी। तो इस बात पर जोर दिया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए सही है। नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। यह चिंतन मैक्स वेबर का है। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जाता। इसका अर्थ सामूहिक गतिविधियों में तर्क संगतिकरण और समाजशास्त्रीय अवधारणा है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन इन्होंने किया तथा नौकरशाही को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नौकरशाही पर क्लासिकीय लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स तथा गिटानो मोस्का ने किया। और मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख जर्मनी में हुई। तो मैक्स वेबर का जन्म जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1864 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 1920 को। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। तो वो है ऑप्शन ए पैरेटो, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी लासवेल और ऑप्शन डी ग्राम्सी। तो वो है मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी सही है। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। वर्ष 1920 में प्रकाशित अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में उसने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है। वेबर के
नौकरशाही सिद्धांत वैधानिकता और प्रभुत्व सिद्धांतों ने ही भावी सिद्धांतों का आधार तैयार किया। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उसके मतानुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी थी? तो नौकरशाही की परिभाषा दी थी मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है, एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है। तो एसेटन समिति प्रतिवेदन संबंधित है भ्रष्टाचार से, भर्ती से, पदोन्नति से या प्रशिक्षण से। तो यह संबंधित है प्रशिक्षण से। ऑप्शन डी सही है, एसेटन समिति प्रशिक्षण से संबंधित है। एसेटन समिति का प्रतिवेदन 1944 ब्रिटेन में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित किए जाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कोड से अपना उत्तर चुनिए। इसको हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो देखिए, मार्टिन कैप्लान जो है वो उनका संबंध है व्यवस्था सिद्धांत से। हंस मार्गेंथो का संबंध है यथार्थवादी सिद्धांत से। जॉर्ज लिस्का का संबंध है संतुलन सिद्धांत से। और स्नाइडर का संबंध है निर्णय परक सिद्धांत से। मार्टिन कैप्लान व्यवस्था सिद्धांत, हंस मार्गेंथो यथार्थवादी सिद्धांत, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत और स्नाइडर जो है वो निर्णय परक सिद्धांत। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। तो वो है ऑप्शन ए कीथ डेविस का सिद्धांत, ऑप्शन बी मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, ऑप्शन सी फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ऑप्शन डी मैकफायरलैंड का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1938 में अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया था। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का एक लोकप्रिय सिद्धांत है। वर्ष 1943 में मैस्लो ने अपने एक लेख ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? तो ऑप्शन ए है तार्किकता के लिए, ऑप्शन बी है गोपनीयता के लिए, ऑप्शन सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक और ऑप्शन डी है कि राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका। तो मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की भूमिका की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन डी सही है। F.M. मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए की है। मार्क्स ने नौकरशाही के निम्न 4 रूपों का उल्लेख किया है। वो रूप हैं अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही तथा योग्यता नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही को लूट पद्धति भी कहा जाता है। तो संरक्षक पद्धति को लूट पद्धति भी कहा जाता है, लूट पद्धति। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए है वित्तीय और संचार संस्था, ऑप्शन बी है पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ, ऑप्शन सी है स्टाफ और सूत्र संस्था, ऑप्शन डी है पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। तो वो है स्टाफ और सूत्र संस्था। ऑप्शन सी सही है। भारत में योजना आयोग और रेलवे को क्रमशः स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाता है। मुख्य कार्यपालिका को सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में 2 प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं, सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण। मुख्य कार्यपालिका या सरकार की नीतियों निर्णयों का क्रियान्वयन सूत्र अभिकरण ही करते हैं। सूत्र अभिकरण का संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष स्तर से चलकर निम्न स्तर या कर्मचारी तक आती है।
सरकार के मंत्रालय या विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि सूत्र अभिकरण हैं। कर्मचारी या मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण का संबंध उन सेवाओं से है जो परामर्श या सहायता के रूप में मुख्य कार्यपालिका में दी जाती हैं। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या मंत्रिमंडल सचिवालय आदि स्टाफ अभिकरण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो वो है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या रेल मंत्रालय। तो वो है रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो वो है योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय। तो वो है योजना आयोग। योजना आयोग जो है वो लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। बाकी लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय यह लोक शिकायत से संबंधित है। योजना आयोग देश के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था है। यह लोक शिकायत से संबंधित संस्था नहीं थी। 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन किया। नीति आयोग का मुख्य कार्य नीति निर्माण हेतु शोध करना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करना तथा उच्च स्तरीय परामर्श देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? तो संगठन का आधार कौन नहीं है? ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी योजना। तो वो है योजना। योजना जो है वो संगठन का आधार नहीं है, ऑप्शन डी सही है। सामान्यतः विभागों को संगठित करने के 4 मुख्य आधार स्वीकार किए गए हैं। पहला है कार्य अथवा उद्देश्य, जिसको पर्पस भी कहा जाता है। प्रक्रिया, प्रोसेस, व्यक्ति, पर्सन, क्षेत्र या प्रदेश, प्लेस। लूथर गुलिक ने कहा है कि 4P अर्थात 4P पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस विभागीय संगठन के आधार हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो वो है विधि या शासन और नियमित चुनाव। ऑप्शन बी है नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी। ऑप्शन सी है विधि का शासन और वैश्वीकरण। ऑप्शन डी है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो इसमें जो सही है वो है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग के तरीके के रूप में सुशासन या उच्चतम शासन को परिभाषित किया। उत्तम शासन की प्रमुख शर्तें सरलता, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रभावी, न्यायसंगत, समावेशी आदि हैं। किंतु पारदर्शिता और जवाबदेहता सुशासन का मूलभूत लक्षण या सार तत्व है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण CCA का। ऑप्शन बी है एकाधिकार नियंत्रण परिषद MCC का। ऑप्शन सी है भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण IFTA का। ऑप्शन डी है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग MRTPC का। तो वो है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एकाधिकार एवं MRTPC का स्थान लिया है और इसका फुल फॉर्म है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग, ऑप्शन डी सही है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कॉर्पोरेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकाधिकार के प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग MRTPC का स्थान लिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार MRTP अधिनियम 1969 को निरस्त करके 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2009 में यह पूर्णतः कार्य करने लगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना,
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है ऑप्शन ए विंसेंट डिगोर्ने ने, ऑप्शन बी हेराल्ड लास्की ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने, या ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो नौकरशाही का सबसे पहले प्रयोग किया है विंसेंट डिगोर्ने ने, ऑप्शन ए सही है। नौकरशाही शब्द की शुरुआत वर्ष 1946 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डिगोर्ने ने की थी। उन्होंने कहा, फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया, अभी हमने देखा कि विंसेंट डिगोर्ने ने, ऑप्शन डी सही है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम रचना किसने की? विंसेंट डिगोर्ने, ऑप्शन डी। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की? वीवी डिगोर्ने ने, ऑप्शन ए सही है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही, ऑप्शन ए तानाशाही की कीमत है, ऑप्शन बी संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, ऑप्शन सी राजतंत्र की कीमत है, ऑप्शन डी संघवाद की कीमत है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, ऑप्शन डी सही, बी सही है। हर्बर्ट मॉरिसन 3 जनवरी 1888, 6 मार्च 1888, 6 मार्च 1965 एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटेन कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव तथा उप प्रधानमंत्री के पदों को सुशोभित किया। उनके विचार में नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? तो वह है पेरेटो, F.A. मार्क्स, मैक्स वेबर और बेंथम। तो वह है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है वो विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किए हैं नौकरशाही को, ऑप्शन सी सही है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने प्राधिकार या नौकरशाही के 3 रूप बताए हैं: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। इनमें से तीसरा प्राधिकार विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही होता है। कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही होती है। नौकरशाही से संबंधित वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण अधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो वो है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? तो विशिष्ट गुण है चमत्कारी सत्ता, परंपरागत सत्ता, विशिष्ट वर्गवादी सत्ता या बौद्धिक विकास सत्ता। तो वो है विधिक बौद्धिक विकास सत्ता, विधिक बौद्धिक सत्ता है, ऑप्शन डी सही है। मैक्स वेबर ने विधिक बौद्धिक सत्ता को नौकरशाही का विशिष्ट गुण माना है। उसके अनुसार विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो वो जो नहीं है वो बताना है। तो वो श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान या निष्पक्षता। तो देखिए, जो प्रतिबद्धता है यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार। और मैक्स वेबर के अनुसार जो नौकरशाही की विशेषता है वो है श्रम विभाजन, पदसोपान और निष्पक्षता। ऑप्शन बी प्रतिबद्धता नहीं है। वेबर का नौकरशाही सूत्रीकरण संरचनात्मक गुणों तथा व्यवहारगत गुणों का बनने वाला एक समूह है, जिसमें प्रथम में शामिल है कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता, तटस्थता। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है।
उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है पार्किंसन का, जेनिंग्स का, माइटरवे का या हिंगलेयन का। तो देखिए, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी आकार बढ़ता है। इस अवधारणा से जुड़े हैं पार्किंसन। ऑप्शन ए सही है। नौकरशाही की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपने आकार को और अपने सदस्यों की संख्या को निरंतर बढ़ाती हुई चलती है। लंदन इकोनॉमिस्ट ने 16 नवंबर 1955 के अपने अंक में इस सिद्धांत का कि आकार के बढ़ने से काम की मात्रा कम होती है और प्रकाशन करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। आकार व काम की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। यह नियम पार्किंसन नियम के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पार्किंसन जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, अर्थात नौकरशाही अनावश्यक रूप से अपने कार्य को बढ़ाकर फिर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा लेती है। नेक्स्ट है, नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह बताना है इसमें। ऑप्शन ए है पद सोपान एवं अनुशासन। ऑप्शन बी है राजनीतिक प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी है विवेक का प्रयोग। ऑप्शन डी है निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो नौकरशाही के संबंध में जो सही नहीं है वह है राजनीतिक प्रतिबद्धता। ऑप्शन बी सही है। पद सोपान एवं अनुशासन, विवेक का प्रयोग तथा निश्चित एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता नौकरशाही की विशेषता या लक्षण है। राजनीतिक प्रतिबद्धता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो वो है स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या अनामता। तो वो अक्षमता है। ऑप्शन सी सही है। स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य प्रक्रिया और विधि पूर्वक कार्यों को संपन्न करना, पद सोपान पद्धति, योग्यताएं, वेतन एवं पेंशन का अधिकार, अव्यक्तिगत संबंध, अभिलेखीय रिकॉर्ड आदि को मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषता बताई है। अक्षमता का इसमें कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो वो है स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। तो अक्षमता नहीं है। ऑप्शन ए सी सही है। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत अर्थात लूट प्रथा के रूप में हुई है? तो यह ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में। तो अमेरिका में जो है नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज की शुरुआत वर्ष 1871 में हुई। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति की इच्छा तथा आज्ञा से होती थीं। यह नियुक्त नौकरशाहों को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था और नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया। इसी समस्या के समाधानार्थ पेंडलेटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1883 तथा हैच अधिनियम 1939 बना। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा? तो वो अमेरिका है। अभी हमने देखा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए शून्य निर्धारित बजटन प्रणाली। ऑप्शन बी है कार्य निष्पादन बजटन प्रणाली। ऑप्शन सी है योजना कार्यक्रम बजटन प्रणाली। ऑप्शन डी है लाइन आइटम बजटन प्रणाली। तो इसमें जो बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन डी लाइन आइटम बजटन प्रणाली। ऑप्शन डी सही है। लाइन आइटम बजटन प्रणाली बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो किसका नाम है लूट पद्धति? अभिभावक नौकरशाही का, जातीय नौकरशाही का, संरक्षक नौकरशाही का, योग्यता आधारित नौकरशाही का। तो लूट पद्धति जो नाम है वो संरक्षक नौकरशाही का है दूसरा नाम। ऑप्शन सी सही है। लूट पद्धति को संरक्षक
पद्धति या नौकरशाही भी कहा जाता है। यह प्रणाली अमेरिका में प्रचलित रही है, जो चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने से संबंध है। यह प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। नेक्स्ट है नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है। ऑप्शन ए है अस्थायी आधार, ऑप्शन बी है स्थायी आधार, ऑप्शन सी है विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार, या ऑप्शन डी है दिन के दिन वेतन पर या दैनिक वेतन। तो वो नौकरशाही की नियुक्ति का आधार है स्थायी आधार, ऑप्शन बी सही है। नौकरशाह की नियुक्ति का आधार स्थायी आधार है। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। शक्ति का विभाजन औपचारिक रूप से एवं पदानुक्रम इसके मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट है भारत में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1964 में, ऑप्शन डी है 1968 में। तो वो है 1964 में, ऑप्शन सी सही है इसमें। कार्य निष्पादन बजट विशिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला बजट है। इस बजट में मदों की अपेक्षा कार्यों अथवा क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ 1950 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को यह जानने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। 1968 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र तथा राज्य दोनों में कार्य निष्पादन बजट अपनाने का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने उसी वर्ष स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। किस वर्ष? तो ऑप्शंस हैं मार्च 1964 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1964 में, ऑप्शन सी है 1963 में, ऑप्शन डी है मई 1965 में। तो संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई फरवरी 1964 में, ऑप्शन बी सही है। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी भारतीय सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पर की गई। संथानम समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम इसके अध्यक्ष थे और 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे के संथानम और इसके 2 वरिष्ठ अधिकारी भी के सदस्य थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, ऑप्शन बी अध्यादेशों की घोषणा करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो नौकरशाही का जो कार्य नहीं है वो है अध्यादेशों की घोषणा करना, ऑप्शन बी सही है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, राष्ट्रीय बजट को बनाए रखने में मदद करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना, ये सभी नौकरशाही के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। जबकि अध्यादेश की घोषणा करना, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 तथा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नौकरशाही है। तो नौकरशाही है ब्रिटेन की देन, मध्यवर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन या एक आधुनिक विकास। तो नौकरशाही जो है वो एक आधुनिक विकास है, ऑप्शन डी सही है।
नौकरशाही एक आधुनिक विकास या आयाम व्यवस्था है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग एवं विभाग आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में होता है। नेक्स्ट है सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। आइए इसको हम डायरेक्ट देखेंगे। देखिए, मिचेल्स का जो संबंध है वो है जनमानस की संकल्पना से और माओ का लोक युद्ध की संकल्पना से। पेरेटो का है अवशेषों की संकल्पना से और अरस्तु का क्रांति की संकल्पना से। तो अरस्तु क्रांति की संकल्पना, पेरेटो अवशेषों की संकल्पना, माओ लोकायुद्ध और मिचेल्स जनमानस। मिचेल्स जनमानस, माओ लोकयुद्ध, पेरेटो अवशेष और अरस्तु क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? यह है पीटर ड्रकर का, जे.सी. ग्लोवर का, जॉर्ज टेरी का या अर्नेस्ट डेल का। तो यह है पीटर ड्रकर का, प्रबंध जो कुछ भी करता है निर्णय के द्वारा ही करता है। यह कथन है पीटर ड्रकर का, ऑप्शन ए सही है। पीटर ड्रकर निर्णय सिद्धांत के समर्थक हैं। निर्णय के महत्व को परिभाषित करते हुए पीटर ड्रकर ने कहा था, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के आधार पर करता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो प्राचीन काल में किस देश में होती थी? चीन में, इंग्लैंड में, प्रशिया में या फ्रांस में? तो वो चीन में होती थी, चीन में। प्राचीन काल में चीन में प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली लोक सेवाओं का विकास चीन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व ही हो गया था। प्रशा विश्व का पहला देश था जिसने अपने लोक सेवा के कर्मचारियों को योग्यता व गुणों के आधार पर भर्ती किया। इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो है साइमन गोवोलो, बिशप साइक्लो, हेनरिक गेलर या फेडरिक टेलर। तो वो है फेडरिक टेलर। फेडरिक टेलर जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। फेडरिक टेलर का नाम जुड़ा है। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत फेडरिक विंसलाव टेलर के नाम से जुड़ा हुआ है। टेलर एक इंजीनियर थे जिसने वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रबंध की नींव डाली। टेलर के अनुसार यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित एवं सबसे सस्ते ढंग से कार्य करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। टेलर के अनुसार श्रमिकों को इच्छित अधिक मजदूरी तथा नियोक्ता को सस्ता श्रम वैज्ञानिक प्रबंध से ही संभव है। नेक्स्ट है प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। यह व्याख्या किसकी है? तो यह डिमॉक की है, लूथर गुलिक की है, एपिलबी की है या इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की है। तो यह है लूथर गुलिक की प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। लूथर गुलिक का कथन है, ऑप्शन बी सही है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। अर्थात प्रशासन की 4 विशेषताएं हैं: कार्य विभाजन, पद सोपान, निर्व्यक्ति तथा कार्यकुशलता। और गुलिक के प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कॉर्ब शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है। भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है। तो जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो संबंध होता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सचिवालय, ऑप्शन बी लोकसभा सचिवालय से, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय से, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय से। तो वो है गृह मंत्रालय से भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है गृह मंत्रालय से, ऑप्शन सी सही है। भारत में जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय से संबंध होता है जिसका प्रमुख कार्य दशकीय जनगणना कराना होता है। नेक्स्ट है विटलेवाद। तो विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है?
ऑप्शन ए भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से। ऑप्शन बी वित्त विभाग के बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ऑप्शन सी कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से। ऑप्शन डी कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो विट्लेवाद का जो संबंध है वो है ऑप्शन सी कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान की पद्धति से। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1917 में जॉन हेनरी विटले ने इंग्लैंड के उद्योग में कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान हेतु अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसे विटले परिषद कहा जाता है। यह परिषद कर्मचारियों की समस्याओं एवं विवाद के कारण का समाधान करने का प्रयास करती है। इस मॉडल को कुछ अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो प्रशिक्षण की विशेषता है तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो प्रशिक्षण की विशेषता सभी है, तैयारी भी है, अभिविन्यास भी है और ज्ञान भी है। ऑप्शन डी सही है। प्रशिक्षण का सामान्य अर्थ है लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। विलियम जी टर्पी के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कर्मचारियों की उसकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। नेक्स्ट, मेंडले के अनुसार है कि प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। अतः तैयारी, अभिविन्यास तथा ज्ञान तीनों प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया? तो यह किया क्रिस आर्गिरिश ने, हर्बर्ट साइमन ने, फ्रेड लुथांस ने या फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने। तो यह किया है हर्बर्ट साइमन ने। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख हर्बर्ट साइमन ने किया। ऑप्शन बी सही है। डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टीकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूँकि पूर्ण तर्क संगतता संभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। और यह था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।